गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त के साधन या फिर प्रकार। इस लेसन में हम लोगों ने अभी तक का जो पार्ट कर लिया है उसको हम एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ा था। बिजनेस फाइनेंस यानी व्यावसायिक वित्त के अर्थ क्या होता है, व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग हमने यही देखा कि जो भी हमारी बिजनेस में मनी को अवेलेबल करवाता है, फंड अवेलेबल करवाता है, उस फंड का जो अरेंजमेंट हम जिस भी जगह से करते हैं वही हमारा सोर्स कहलाता है बिजनेस फाइनेंस का। मतलब व्यवसाय में हम वित्त की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, पैसा कहाँ से कैसे अरेंज करते हैं, तो यही हमारा कहलाता है बिजनेस फाइनेंस। क्योंकि हमारे बिजनेस में हमें हर समय पे नीड होती है, अपने बिजनेस में अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें बिजनेस में नीड होती है और उस नीड को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें फ़ंड लगता है। और वो फ़ंड हम कहाँ से कैसे किस समय पे कैसे अवेलेबल करवा सकते, अरेंज कर सकते, यही सब काउंट होता है बिजनेस फाइनेंस में। यहाँ पर हम लोगों ने बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग देखने के बाद में देखा था नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब व्यवसायिक वित्त की विशेषताएँ क्या होती हैं। तो यहाँ पर इसके 6 से 7 पॉइंट्स है, जिसमें से मैंने आप लोगों को कहा था कि एनी 4 से 5 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बिजनेस फाइनेंस के फीचर्स देख लेने के बाद में हम लोगों ने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखा था बिजनेस फाइनेंस इज वाइटल फॉर द फॉलोइंग पर्पस। यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस के पर्पस ये होते हैं कि किस कारणों से हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे व्यवसाय को, मतलब हमारे बिजनेस को कैरी करने के लिए या बिजनेस को फॉलो करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ पे सब रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस की दे के रखी, जिसमें हमको 9 पॉइंट्स दिए थे। एनी 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर इसके भी करना है। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने जो देखा था वो था टाइप्स एंड यूजेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। व्यवसायिक वित्त के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसको यहाँ पे हम लोगों ने दिया था एक चार्ट के थ्रू। इस चार्ट को थ्रू दिया था जिसमें टाइप्स होते हैं, जितनी कैटेगरीज में हमने बिजनेस फाइनेंस को डिवाइड किया है, क्लासीफाइड किया है, वर्गीकृत किया है, उसमें मेनली 3 कैटेगरीज होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सेकंड होता है मीडियम टर्म फाइनेंस और थर्ड होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के भी सब पार्ट्स हैं, जिसको हम लोगों ने ये कहा था कि लास्ट जैसे जैसे हमारे पार्ट्स आते जाएंगे हम उन सब चीज़ों को एक एक बार रिवाइज करते जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को देखा। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मीनिंग एक बार देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो रहता है जिसका यूज़ हम लोग हमारे बिजनेस की किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं। ये रिक्वायरमेंट जो रहती है वो बिज़नेस की फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने के लिए होती है, जिसमें एग्जांपल दिए फिक्स्ड एसेट्स के लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है। ये सब चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बिज़नेस में परमानेंट यूज़ होता है। एक बार इन एसेट्स को परचेस करने के बाद में हम इनको हर दिन या हर महीने या हर 2-3 साल में चेंज नहीं करेंगे। ये सब एसेट्स इसलिए फिक्स्ड होती है क्योंकि इनका यूज़ मैक्सिमम हम लोग 10 ईयर तो भी, मिनिमम 10 ईयर तो भी करते ही है। और फिर जितना उनका मशीन्स का या किसी भी चीज़ की ड्यूरेबिलिटी रहती है उसके अकॉर्डिंगली उनका यूज़ चलता रहता है। तो इन परमानेंट एसेट्स को यूज़ करने के लिए हमें जो फाइनेंस हमारे बिज़नेस में लेना होता है या जो फंड हमें अपने बिज़नेस में अरेंज करना पड़ता है, वही फाइनेंस या वही फंड हमारा जो रहता है वो कहलाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब इस लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जो ड्यूरेशन होती है वो एटलीस्ट 10 ईयर तो भी होना चाहिए। मतलब ये जो पीरियड रहता है इसका लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, इसका लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो यूज़ रहता है वो मिनिमम 10 ईयर्स तो भी होना चाहिए। अब इसमें दिया हुआ है, इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है मीडियम टर्म फाइनेंस। तो मीडियम टर्म फाइनेंस वो होता है जिसका यूज़ हमारे बिजनेस की परमानेंट वर्किंग कैपिटल को करने के लिए या उन असेट्स का रीपेमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। मतलब किसी भी असेट्स को हम लोगों ने परचेज़ करके रखा है, अब उस असेट्स को परचेज़ करने के बाद में 5-7 साल 10 साल यूज़ करने के बाद में हमें उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ रही है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, जिसका मेंटेनेंस भी काफ़ी बड़ी अमाउंट में रहता है। तो उन मशीनों को, अमाउंट को जो हम पे करेंगे वो हमारा काउंट होगा मीडियम टर्म फाइनेंस में। अब मीडियम टर्म फाइनेंस जो रहता है उसका जो यूज़ रहता है वो 10 ईयर से कम का होना चाहिए, बट मोर देन 1 ईयर। मतलब 1 साल से ज़्यादा हो, 2, 3, 4, 5, लेकिन 10 के अंदर अंदर ये फाइनेंस जो रहता है वो फ्री हो जाना चाहिए। तो ये कहलाएगा मीडियम टर्म फाइनेंस।
थर्ड नंबर पे हमने जो पढ़ा है वो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो रहता है वो बिज़नेस के होने वाले डेली एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब हमारे दिन भर के, हर महीने के, हर 8 दिन 15 दिन के बाद के जो एक्सपेंसेस रहते हैं उन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हम लोग जिस फंड का यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इस तरह से हमने इस चार्ट को देखा। इसको देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल समझी कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को समझने के बाद, उसका मीनिंग देखने के बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फाइनेंस देखा अकॉर्डिंग टू सोर्स। मतलब फाइनेंस के कितने प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। तो यहाँ पर हमने मेनली 2 फंड देखे। एक होता है ऑनर्ड फंड। तो ऑनर्ड फंड वो फंड होता है जो मालिक का खुद का पैसा होता है, जो उसकी खुद की एसेट है, उसकी खुद की कैपिटल है, जो उसके पास में खुद के पास में सेफ है, कैश है, वो काउंट होगा ऑनर्स फंड में। और बोरोड फंड वो फंड होता है जो पैसा हम किसी व्यक्ति से, किसी फर्म से, किसी सोसाइटी से, किसी बैंक से उधार लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू सोर्सेज देखा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा ऑनर्स फंड और सेकंड था हमारा बोरोड फंड। इसके बाद में हम लोगों ने जो पॉइंट देखे थे वो थे ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में डिफरेंसेस, जिसमें यहाँ पे 11 पॉइंट दिए और एनी 6 to 7 पॉइंट आप लोगों को लर्न करना है। आगे दिया हुआ है डिफरेंसेस अमंग द टर्म मीडियम टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इन तीनों टाइम फाइनेंस में डिफरेंसेस है। इसके 3 ही पॉइंट और मैंने आपको कहा था कि इन्हीं 3 के 3 आप लोगों को पूरे कम्प्लीटली नोट डाउन करना है। और शॉर्ट टर्म ऑनर्स फंड और बोरोड फंड के 11 पॉइंट जो दिए उसमें से एनी 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है। ये देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे मीनिंग देखा था फिक्स्ड कैपिटल का, कि फिक्स्ड कैपिटल होती क्या है। तो फिक्स कैपिटल मतलब जिस भी असेट्स को परचेज करने के लिए हम हमारे पास का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी फंड को इन्वेस्टेड करते हैं, जो पर्टिकुलर परमानेंट असेट्स को परचेज करने में यूज़ होता है, तो वो हमारा कहलाता है फिक्स कैपिटल। यहाँ पे फिक्स कैपिटल का मीनिंग देखने के बाद में हम लोगों ने इसके फैक्टर्स देखे थे। इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर्स यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे, जिसके 8 पॉइंट्स हमको दिए, यानी 4 to 3 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके बाद था इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको हमने एक पैराग्राफ में शॉर्ट नोट में लिखा है। आगे हम लोगों ने यहाँ पे देखा सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फिक्स्ड कैपिटल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो इसमें है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और टर्म लोन्स। यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को देखा, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कंपनी के एक्चुअल ऑनर्स कहलाते हैं। मतलब वो पार्ट जो कंपनी का एक्चुअल ऑनर्स कहलाते हैं, ये जो शेयर होल्डर रहते हैं कंपनी के एक्चुअल में मालिक कहलाते हैं। और इक्विटी शेयर जो रहते हैं कंपनी की एक्चुअल अमाउंट को या कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारे बिजनेस की जितनी भी कैपिटल रहती है, उस कैपिटल को जब हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो स्मॉल डिवाइड यूनिट्स जो रहती है वो ही हमारे काउंट हो जाती हैं शेयर में। अभी यहाँ पे इक्विटी शेयर के मेरिट्स पढ़े थे, जिसके हमारे पास में 3 to 4 पॉइंट थे। और इक्विटी शेयर इसके यहाँ पे 10 पॉइंट्स थे। और इक्विटी शेयर के मेरिट्स पढ़ने के बाद में हम लोगों ने इक्विटी शेयर के मेरिट्स देखे थे, जिसके भी यहाँ पर आपको 7 to 8 पॉइंट दिए हुए। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा था प्रेफरेंशियल शेयर। तो प्रेफरेंशियल शेयर होता क्या। प्रेफरेंशियल शेयर इट मीन्स हिंदी में होता है पूर्वाधिकार अंश। प्रेफरेंशियल शेयर का क्या वैल्यू होगी। तो प्रेफरेंशियल शेयर जो रहते हैं वो कंपनी के एक्चुअल डिविडेंड को और इक्विटी शेयर का पेमेंट होने के बाद में इन असेट्स शेयर होल्डर्स को हम लोग पेमेंट करते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर जो रहते हैं वो एक्चुअल में कंपनी की फिक्स एसेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंपनी के यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल शेयर रहते हैं वो मेनली 7 to 9 पॉइंट्स दिए हुए थे। 9 प्रकार के प्रेफरेंशियल शेयर हर कंपनी के पास में होते हैं। इसमें से कंपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली शेयर्स का यहाँ पे रीयूज़ कर सकती है। सेकंड नंबर पे अभी यहाँ पर इन सभी शेयर्स का एक शॉर्टली मीनिंग दिया हुआ है। तो ये शॉर्ट मीनिंग आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी से करेंगे। अब यहाँ पे था मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है। और यहाँ पे मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर दिया है कि इसके क्या नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे इसके भी 10-11 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें से यानी 4 पॉइंट्स आपको प्रेफरेंशियल के मेरिट्स और डीमेरिट्स के नोट डाउन करने। इसके बाद में हमको यहाँ पे दिया हुआ था नेक्स्ट पॉइंट 7.20 पे पेज नंबर 221 पे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर का मीनिंग, जिसके 10 to 12 पॉइंट हमको बुक में दिए, लेकिन एनी 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके एनी हाउ लिखना है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एंड डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। स्टॉक क्या होता है और स्टॉक और शेयर के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो स्टॉक का मीनिंग और डेफिनेशन देखने के बाद में हम लोगों ने ये जाना कि स्टॉक जो रहता है वो कंपनी की किसी भी एसेट्स को या कंपनी की जो मनी रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है, कंपनी की कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी का यहाँ पे स्टॉक का मीनिंग देखने के बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो है डिबेंचर्स से। तो डिबेंचर्स होते क्या है, तो अब हम लोग डिबेंचर्स को देखते हैं। डिबेंचर्स को हिंदी में यहाँ पे कहा जाता है ऋण पत्र। डिबेंचर्स का जो हिंदी में मीनिंग होता है, जो मतलब होता है वो होता है ऋण पत्र। अब ऋण पत्र क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? जिस तरह से किसी भी कंपनी में शेयर्स का एक पार्ट होता है, शेयर का एक पोर्शन होता है, उसी तरह से कंपनी अपने एरिया में या कंपनी अपने यहाँ पर डिबेंचर्स का भी प्रोविज़न रखती है। अब डिबेंचर होता क्या है, तो यहाँ पे हम लोग डिबेंचर का मीनिंग देख लेते हैं। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर आर ऑनर्ड फंड कैपिटल। मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर जो रहती है वो ऑनर्ड कैपिटल होती है, मालिक की खुद की इन्वेस्टमेंट होता है, एसेट्स होती है, कैपिटल होती है। But a company may also borrow money from person who are willing to lend interested in the buying shares. मनी रिसीव्ड एज अ लोन इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल। लेकिन यहाँ पे ऑनर्ड कैपिटल के अलावा जो सेकंड नंबर की कैपिटल होती है वो होती है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल वो पार्ट होता है या वो एरिया होता है जिसमें व्यक्ति अपनी खुद की इनकम से या अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट ना करते हुए किसी अन्य व्यक्ति से अपना उधार अमाउंट लेता है। इस उधार अमाउंट को लेने के बाद में जो व्यक्ति यहाँ पे पैसा लगाता है या पैसा देने के लिए रेडी होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होता है, वो यहाँ पे कंपनी के उस शेयर्स को परचेज़ करता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग वो पे नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे कहलाएगी बोरोड फंड। आगे दिया हुआ है द डॉक्यूमेंट इशूड टू द लेंडर फ्रॉम मनी बोरोड फ्रॉम अ पर्सन बाय अ कंपनी इज कॉल्ड डिबेंचर। और उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जिस तरह से वो अपने शेयर को इशू करता है और इशू करने के बाद में वो जब अमाउंट पे नहीं करता तो कंपनी उसे एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर अमाउंट पे करवाती है कि जिसमें वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को फुलफ़िल करता है और वहाँ पर वो ही व्यक्ति जो शेयर खरीद रहा है लेकिन उसकी कॉस्टिंग उसने अभी पे नहीं करी है, तो जब वो कॉस्टिंग पे नहीं करता है तो वो एक डॉक्यूमेंट बेसिस पे यहाँ पे पूरी अपनी प्रोसेस को फुलफ़िल करता है, कंप्लीट करता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है यही कहलाती है डिबेंचर, जिसमें यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि यहाँ पर शेयर की एक्चुअल कॉस्टिंग पे ना करते हुए यहाँ पे जो शेयर दिए जाते हैं वो उधारी में क्रय विक्रय किए जाते हैं और वो ही कहलाते हैं डिबेंचर्स या फिर ऋण पत्र हिंदी में। और ये डिबेंचर्स जो रहते हैं वो भी कंपनी में शेयर्स की ही तरह होते हैं। मतलब ये एक तरह से कंपनी का एक्चुअल में लोन रहता है, कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटीज़ रहती हैं और जो भी व्यक्ति इन शेयर्स को परचेज़ करता है वो टाइम टू टाइम इसका अमाउंट अपना एक्नॉलेजमेंट में लेके एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस को पूरा करके वहाँ पे उसके अमाउंट को पे करता है। और इस डॉक्यूमेंट को पे करते समय में या डॉक्यूमेंट को शेयर करते समय में कंपनी उसके ऊपर अपनी सील साइन करती है और ये पूरी तरह से ऑथराइज्ड होते हैं और कंपनी के नॉलेज में रहते हैं कि किस तरह से व्यक्ति इसका पैसा देगा या किस तरह से कंपनी इस चीज़ का भुगतान करवाएगी। आगे दिया हुआ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंट बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। मतलब कंपनी इस डॉक्यूमेंट को एक कॉमन सील के बेसिस पर हमेशा सोल्व ऑफ करती है। आगे दिया हुआ टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का मीनिंग देखने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं या ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे है नेगेटिव डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, वेरिएबल डिबेंचर, रिडेम्बल डिबेंचर, इनरिडेम्बल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब ये सब वो डिबेंचर होते हैं जिसका यहाँ पे हमें टाइप्स दिए, कितने प्रकार के कंपनी अपने पास डिबेंचर रखती है। तो फर्स्ट नंबर पे दिया नेकेड डिबेंचर्स, वो होते हैं जो अनसिक्योर्ड रहते हैं, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की गारंटी कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाता है। आगे दिया हुआ है सिक्योर डिबेंचर। तो सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनकी तरफ से सिक्योरिटी दी जाती है, ये कंपनी की एक्चुअल असेट्स की तरफ से काउंट होते हैं और इनका वैल्यूएशन भी उतना ही होता है कि कंपनी इसके ऊपर अपनी एक श्योरिटी देती है, कंफर्मेशन देती है। तो ये सिक्योर डिबेंचर कहलाएंगे। रजिस्टर्ड डिबेंचर, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रेगुलर ट्रांसफर डीड। मतलब रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जो हमेशा ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिनका लेन देन हमेशा चलता रहता है। मतलब जो कंपनी की तरफ से रजिस्टर्ड होते हैं, जिनको कोई भी व्यक्ति कभी भी खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने शेयर्स को खरीद के किसी अंदर व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इनका यहाँ पे परचेसिंग सेलिंग हमेशा चलती रहती है रेगुलर बेसिस पे, तो ये कहलाएंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर। आगे दिया हुआ है बैरियर डिबेंचर। तो बैरियर डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी।
मतलब यहाँ पे इनकी डिलीवरी जो है कंडीशनल रहता है। आगे दिया हुआ है रिडेम्बल डिबेंचर। रिडेम्बल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच कैन बी रिडेम्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट और फिक्स्ड इंटरवल्स। मतलब रिडेम्बल डिबेंचर जो रहते हैं उनको इशू करने की एक फिक्स्ड डेट होती है और उनको इशू करने का भी एक फिक्स टाइम होता है। मतलब एक सही फिक्स्ड टाइम पे, फिक्स टाइम ड्यूरेशन पे, पीरियड पे ही ये डिबेंचर खरीदे या बेचे जाते हैं। आगे दिया हुआ है इनरिमेबल डिबेंचर। मतलब जिस तरह से रिडेम्बल डिबेंचर्स में एक श्योरिटी रहती है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स रहता है, डेट फिक्स रहती है, उसी तरह से इनरिमेबल डिबेंचर में किसी भी तरह की कोई डेट या कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर which can be convert into share at the option of holder under creation condition। मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं या वो ऋण पत्र होते हैं कन्वर्टेबल, यानी जिन्हें आसानी से बदला जा सके। तो इन ऋण पत्रों को या इन डिबेंचर्स को कंपनी का जो भी शेयर होल्डर रहता है, जिसने इन ऋण पत्रों को खरीदा है, डिबेंचर्स को परचेस किया है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कंपनी से परमिशन लेके कंपनी के अमाउंट को, जितना कंपनी रिक्वायर कर रही है या कंपनी की जितनी नीड है, उस अमाउंट को फुल पे करके वो अपने डिबेंचर्स को, अपने ऋण पत्रों को शेयर्स में या अंशों में परिवर्तित करवा सकती है। नॉन कन्वर्टेबल, जिसे परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। कन्वर्टेबल में तो रहता है कि डिबेंचर से हम लोग शेयर में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल में डिबेंचर है तो वो डिबेंचर ही रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब इस पे कंपनी को ब्याज मिलता रहेगा और सामने वाले व्यक्ति एक तरह से ऋण पत्र यानी लोन के बेसिस पे इसकी प्रोसेस को पूरा करता है। अब पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं, वो ऋण पत्र होते हैं जिसका कुछ हिस्सा तो कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और बाकी हिस्से को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये होता है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी डिबेंचर का मीनिंग देखा और डिबेंचर के मीनिंग के साथ में टाइप्स ऑफ डिबेंचर देखे। अब हम लोग देखते हैं मेरिट्स ऑफ डिबेंचर। इसकी क्या एक फ़ायदे होते हैं या इसके क्या लाभ होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेरिट्स ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पे मेरिट्स ऑफ डिबेंचर में जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है लेजर लाइबिलिटी ऑफ कंपनी। डिबेंचर हमेशा जो रहते हैं कंपनी की एज लाइबिलिटी रहती है, तो ईजिली इनको पे किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। डिबेंचर होल्डर्स जो रहते हैं उन्हें किसी भी तरह के मैनेजमेंट में या किसी भी तरह की कंपनी के रिस्क पार्ट में मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना पड़ता है। पार्टिसिपेशन उनका हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का अगर मालिक है तो वो मालिक होने के नाते उसे हर चीज़ में अवेलेबल होना ज़रूरी है, उसकी प्रेजेंट हर जगह ज़रूरी रहता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है या पार्टिसिपेशन इनका मैनेजमेंट कंपनी में नहीं के बराबर होता है। और यहाँ पे इनका किसी तरह से कंपनी की किसी भी एक्टिविटीज़ पे कोई कंट्रोल भी नहीं होगा। चार्ज ऑन प्रॉफिट तो द इशू ऑफ डिबेंचर सेव्स इनकम टैक्स बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब अगर आपको डिबेंचर पे प्रॉफिट होता है तो ही आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, अदरवाइज़ आपका डिबेंचर अगर आपने कंपनी के परचेज़ करके रखे हैं तो उन डिबेंचर्स पे आपको किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो रहता है या इनकम टैक्स जो पे किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में ही होता है। आगे दिया हुआ है सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। डिबेंचर जो रहते हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक सोर्स रहते हैं। मतलब इसमें व्यक्ति एक बार अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलता रहता है, क्योंकि ये कंपनी की एक तरह से लोन के बेसिस पर काउंट होते हैं या लोन की ही तरह होते हैं। जिस तरह से हम लोग किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोन एक बार लिया हुआ हम लोग कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट या जितनी हमारी लोन की अमाउंट रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाती है लोन को पे करना। उसी तरह से डिबेंचर जो रहते हैं वो भी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बेसिस पर प्रोसेस करते हैं और इनका भी काम लॉन्ग टर्म बेसिस पर चलता है। आगे दिया हुआ है नो प्रॉब्लम्स ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर्स का रीपेमेंट करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इनका जो पेमेंट रहता है वो ईजिली हो जाता है। आगे दिया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर जो कंपनी की जो कैपिटल रहती है उनका स्ट्रक्चर जो रहता है फ्लेक्सिबल रहता है। मतलब उसमें इजीली कम ज़्यादा उसका रेट, उसका अमाउंट हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अप एंड डाउन उसमें हो सकता है। आगे दिया हुआ है बेस्ट फॉर रेगुलर इनकम। डिबेंचर्स जो रहते हैं वो कंपनी की बेस्ड सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी जो अमाउंट पे की जाती है, इस पे जो ब्याज मिलता है ऋण पत्रों के ऊपर, जिस तरह से जो ब्याज दिया जाता है वो एक
रेगुलर बेसिस की इनकम होती है, और रेगुलर बेसिस की इनकम होती है तो यहाँ पर हमें एक बार कोई व्यक्ति अगर हमसे डिवेंचर परचेस करेगा तो उसका वो हर महीने ब्याज चुकाएगा, तो वो हमारे लिए एक रेगुलर इनकम के बेसिस पर वर्क करता है। हेल्पफुल इन द पीरियड ऑफ स्लम, डिबेंचर हमारे स्लम के एरिया में भी, स्लम एरिया में या फिर स्लम के किसी भी तरह के शेयर्स के फेल होने की कंडीशन में भी हमारी कैपिटल को कलेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। इट मीन्स यहाँ पर लॉस की सिचुएशन में हम यहाँ पर डिबेंचर्स का यूज़ कर सकते हैं। आगे हमको दिया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी। यहाँ पर जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो हमारे पास में बेनिफिशियल भी होते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे हमारी जो प्रोसेस चलती है वो लॉन्ग टर्म चलती है। इनकम का एक ज़रिया बना रहता है, हमेशा इनकम ऑफ सोर्स हमारे पास रहता ही है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसलिए हमारे पास में इसके बेनिफिट्स हैं। और सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अगर व्यक्ति ने एक बार उस चीज़ को परचेज़ किया है तो वो कुछ समय तक तो उनकी सिक्योरिटी बेसिस पर अपने डिबेंचर्स का रीयूज़ करता ही है। तो ये काउंट हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लिक्विडिटी में। अब दिया हुआ सुटेबिलिटी जो रहती है, तो डिबेंचर्स जो रहते हैं वो कंपनी के रिस्क को कभी भी टेक ओवर नहीं करते। कंपनी के रिस्क पार्ट को डिबेंचर्स कभी भी कवर नहीं कर सकते। शेयर्स के थ्रू हम लोग कंपनी के रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स के थ्रू हमारे पास में जो सुटेबिलिटी रहती है वो इसकी नहीं के बराबर होती है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो कंपनी के डिबेंचर्स के हम लोगों ने मेरिट्स देखे, फ़ायदे देखे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर, इसके क्या नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है परमानेंट बर्डन। कोई भी व्यक्ति जिस तरह से लोन के बेसिस पर उसे हर महीने इंस्टॉलमेंट को पे करना ही रहता है, उसी तरह से ये एक परमानेंटली बर्डन होता है जो भी डिबेंचर होल्डर रहता है उनके ऊपर, क्योंकि उससे हर महीने का इसका ब्याज चुकाना पड़ता है। तो वो व्यक्ति के ऊपर एक तरह से कर्जा ही होता है, ब्याज उसे चुकाना पड़ता है, तो बर्डन ही रहेगा, लाइबिलिटीज़ उसकी हमेशा बढ़ी रहेगी। आगे दिया हुआ है एडवर्स अफेंशन क्रिएडिबिलिटी मतलब यहाँ पर हमें कंपनी को इस ऋण पत्रों को इशू करने में, करवाने में बहुत ज़्यादा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के कारण उसमें ये सिचुएशन होती है कि कभी कभी कोई व्यक्ति इन शेयर्स ऋण पत्रों में या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर देते हैं, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं और कंपनी की लायबिलिटीज़ कम नहीं हो पाती। आगे दिया हुआ हाई कॉस्ट। कंपनी के शेयर्स की कॉस्टिंग हमेशा एक नॉर्मल रेंज में चलती है, जिसे हर कोई व्यक्ति मिडिल क्लास, हायर क्लास और लोअर क्लास व्यक्ति परचेस कर सकता है। लेकिन डिबेंचर्स वही व्यक्ति लेता है, क्योंकि इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो हाईली परसेंटेज पे दिया जाता है, इसलिए इनकी जो कॉस्टिंग रहती है वो हमेशा हायर रहती है। आगे दिया हुआ है नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंपनीज। डिबेंचर को इशू करना या डिबेंचर होल्ड करना हर कंपनी के लिए ईजी नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ साथ में रिस्क भी रहती है और ये कंपनी के ऊपर एक तरह से बर्डन रहता है। तो यहाँ पर हर कंपनी डिबेंचर का प्रोविज़न अपने पास में नहीं रखती है। तो यहाँ पे दिया हुआ नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंपनी, मतलब डिबेंचर जो रहते हैं वो हर कंपनी के लिए सुटेबल, या डिबेंचर रखना हर कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि हर कंपनी इसे एफर्ट नहीं कर सकती है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है नो वोटिंग पावर। जो डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं उन्हें कंपनी के किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेंट करने का कोई राइट्स नहीं होता है, उन्हें किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ के लिए वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, उन्हें कंपनी के किसी भी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करने के कोई राइट्स या अधिकार नहीं दिए जाते। अब आगे हम लोग देखते हैं वाई डिबेंचर्स आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। डिबेंचर्स जो रहते हैं या ऋण पत्र जो रहते हैं वो इंडिया में उनकी पॉपुलरिटी क्यों नहीं है, लोकप्रिय क्यों नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर का पॉइंट दिया हुआ है लेक ऑफ अट्रैक्टिव टर्म एंड कंडीशंस। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है वो अट्रैक्टिव नहीं होती है, मतलब ग्राहक इसे आसानी से परचेज़ करने के लिए रेडी नहीं होता है। ये इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, इनमें इतना बेनिफिट नहीं होता है कि हर कोई व्यक्ति इसे ईजिली परचेज़ कर पाए। आगे दिया हुआ है लेक ऑफ पब्लिसिटी। ऋण पत्रों का जो एक जानकारी रहती है, ऋण पत्रों का जो एक एडवर्टाइजमेंट रहता है वो हर कंपनी के द्वारा या हर व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो जब तक कंपनी अपनी इन ऋण पत्रों का, डिबेंचर्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, उसमें पब्लिसिटी नहीं होगी, तब तक कोई व्यक्ति इन ऋण पत्रों के बारे में भी पता नहीं कर पाता है। नेक्स्ट नंबर पे हमको दिया हुआ है हैवी स्टैम्प ड्यूटी एंड इशूड एक्सपेंसेस। जब भी कोई व्यक्ति इन ऋण पत्रों को या डिबेंचर्स को परचेज़ करता है कंपनी के, तो उन ऋण पत्रों को परचेज़ करने के साथ ही में उन्हें कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी और एक्सपेंसेस
बहुत ज़्यादा मात्रा में पे करने पड़ते हैं। स्टैम्प ड्यूटी जो रहती है इन ऋण पत्रों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू शेयर्स। आगे दिया हुआ है लेक ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब यहाँ पे इनकी जो कंसल्टेंसी, मतलब एक तरह से आपस में जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या कंसल्टेंसी हम किस व्यक्ति के द्वारा किस माध्यम से ले रहे हैं, तो यहाँ पे इनके भी एक्सपेंसेस या सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बैंक्स, मतलब यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट रहता है वो बैंक के द्वारा या कंपनीज़ के द्वारा डिसाइडेड किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मतलब इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो ज़्यादा अमाउंट में पे किया जाता है। आगे दिया हुआ है स्पेकुलेटिव टेंडेंसीज ऑफ इन्वेस्टर, मतलब यहाँ पे व्यक्तियों की जो शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर हैं उनकी टेंडेंसी डिपेंड करती है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे करना है, शेयर पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर डिबेंचर्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है इशूड ऑफ डिबेंचर्स विथ हाई फेस वैल्यूज बिंग बियॉन्ड द रिच ऑफ कॉमन मैन, मतलब यहाँ पे हर कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति इन डिबेंचर्स को परचेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उन डिबेंचर्स को परचेस करने के लिए उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटल प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है और उन डॉक्यूमेंटल प्रोसेस के ऊपर उसे बहुत सारे हैवी एक्सपेंसेस और हैवी स्टैम्प ड्यूटी पे ऑफ करनी पड़ती है। इसलिए हर कोई व्यक्ति, कॉमन पर्सन, यहाँ पे इन डिबेंचर्स को इशू करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। लेक ऑफ डेवलपमेंट मार्केट एंड लिमिटेड मार्केटेबिलिटी, मार्केट में इनका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होना या इनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड एरिया में होने पे भी हर कोई व्यक्ति इन डिबेंचर्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे इसके 12-13 पॉइंट्स थे। इन 12-13 पॉइंट्स में से इन्हीं 5 to 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, या आप लोग अगर बुक में से भी रीड करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने शेयर और डिबेंचर्स को दोनों हम लोगों ने सेपरेटली पढ़ लिया है। तो शेयर और डिबेंचर्स के यहाँ पे 7 to 8 पॉइंट दिए हुए हैं। इन्हीं 4 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में शेयर और डिबेंचर के डिफरेंसेस के लिखना है। शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का भी हम लोगों ने मीनिंग पढ़ लिया है। शेयर होल्डर वो पर्सन होता है जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है, कंपनी के शेयर को परचेस करता है। तो जो कंपनी के शेयर परचेस करेगा वो कहलाता है शेयर होल्डर, और जो कंपनी के ऋण पत्रों को या डिबेंचर्स को परचेस करता है वो कहलाता है डिबेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर को भी हम लोगों ने समझ चुके हैं, इसलिए इसका मीनिंग भी आप लोग करेंगे। 3 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है। अब आगे हमारे पास में दिया हुआ है इंटरनल फाइनेंसिंग और बैक ऑफ द प्रॉफिट्स, मतलब यहाँ पे इंटरनल फाइनेंसिंग क्या होता है, ब्लॉचिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉर्पोरेट सेविंग एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस इटसेल्फ इज टेक्निकली टर्म्स एज अ ब्लॉचिंग बैक्स ऑफ प्रॉफिट, मतलब कंपनी अपनी किसी भी तरह के काम को करे, लेकिन एक कंपनी या कॉर्पोरेट एरिया यानी व्यापार व्यवसाय से संबंधित जो एक कॉर्पोरेट एरिया होता है, वो एरिया जब अपनी इंटरनल सेविंग्स को भी मेंटेन रखता है और अपने एक्सपेंसेस को भी मेंटेन करता है, मतलब वहाँ पे एक्सपेंसेस भी आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं और सेविंग भी उसमें आवश्यकता के अनुसार अच्छी से होती है, और वो पार्ट जो रहता है वो उनका पूरी तरह से सिक्योर रहता है। मतलब कंपनी अपनी सेविंग को किसी के भी सामने ओपन नहीं करती है, और वो सेविंग जब हम वापस से हमारे बिज़नेस में ही रीयूज़ कर लेते हैं, या उस सेविंग का यूटिलाइजेशन प्रयोग हम लोग जब वापस से अपने बिज़नेस की ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा इंटरनल फाइनेंसिंग। और ब्रेक आउट द प्रॉफिट, यानी यहाँ पर प्रॉफिट में से बचाया वो हिस्सा, या इंटरनल फाइनेंसिंग हमारी वो आंतरिक बचत जो हमारे बिजनेस में ही हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वापरते जाते हैं या यूज़ करते जाते हैं, वो हमारी सब कहलाती है इंटरनल फाइनेंसिंग। मेरिट्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग यहाँ पे दिया हुआ इजी सोर्स, ये हमारे बिजनेस की एक प्रॉफिट की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, एक इजी सोर्स होता है, इसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उन एक्सपेंसेस में से हम कुछ पार्ट जब बचा लेते हैं और बची हुई सेविंग से ही हमारा यहाँ पे अमाउंट या एक फ़ंड कलेक्ट होता जाता है, तो इजी सोर्स होता है। आगे दिया हुआ इकोनॉमिक सोर्स, इसमें हमें किसी भी तरह के कोई खर्चे पानी अलग से नहीं करना है, किसी अदर व्यक्ति से हमें किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी तरह की हमें उससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारी खुद की एक सेल्फ अर्निंग होती है और उस सेल्फ अर्निंग का एक पार्ट हम लोग सेविंग में करते जाते हैं। आगे दिया हुआ है चेक ऑन स्पेकुलेटिव टेंडेंसी, इसमें व्यक्ति अपनी व्यापार व्यवसाय की ज़रूरतों को समझ जाता है और अपनी खुद की सेल्फ थिंकिंग को भी समझ जाता है कि वो कहाँ एक्सपेंसेस करना चाहता है और कहाँ एक्सपेंसेस को बंद करना चाहता है या कम करना चाहता है। आगे इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो है
क्रेडिबिलिटी ऑफ कंपनी, इट एडेज टू क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, मतलब यहाँ पे कंपनी की किसी भी न्यू कंडीशन को क्रिएट होने से बचाता है। आगे दिया हुआ है इंक्रीज इन बोरोविंग कैपेसिटी, इंक्रीज इन बोरोविंग कैपेसिटी यानी सामने वाले व्यक्ति को अगर फंड की ज़रूरत है तो यहाँ पर हम हमारे पास की सेविंग अमाउंट को बिजनेस में यूज़ करने के लिए हम किसी भी व्यक्ति को उस फंड को उधारी पे दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इंक्रीजिंग बोरोविंग फंड या बोरोविंग कैपिटल को भी इंक्रीज़ करता है। सुटेबल फॉर सम पर्पस, पर्टिकुलर इस अमाउंट का, इस फंड का यूज़ हम हमारे पर्पस को सॉल्व करने के लिए किसी भी पर्पस में भी ले सकते हैं। स्पेशल किसी उस फंड का यूज़ हम पर्टिकुलर किसी स्पेशल फाइनेंस में पर्टिकुलर किसी एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ फंड मतलब इट्स रिक्वायर्ड द कैपिटल ऑन कैपिटलाइजेशन और रिजर्व फंड कैन बी इजीली मेट फॉर रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ द अंडर कैपिटलाइजेशन, मतलब यहाँ पर इस फंड के द्वारा हम हमारे पूंजी से संबंधित किसी भी तरह के खर्चों को या पूंजीगत खर्चों से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम को इजीली फेस कर सकते हैं और उसको सर्वाइव करके हम उस कंडीशन को फेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कंपनी इसके मेरिट्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल फाइनेंसिंग के डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स यानी इसके नुकसान क्या होता है, तो यानी 6 पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट आप लोग 3 पॉइंट आप लोग इसमें करेंगे। अब हम लोगों के यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, तो पब्लिक डिपॉजिट को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि व्हेन द पीपल डिपॉजिट देयर फंड्स विद वेरियस कंपनीज इंटरेस्टेड फॉर बैंक्स इज कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट, मतलब कंपनी में या बैंकों में जब आम जनता अपनी सेविंग को यूज़ करती है या सेविंग को सेव करवाती है किसी पब्लिक एरिया में, तो वो ही यहाँ पे कहलाता है पब्लिक डिपॉजिट। मतलब हम हमारे पास की सेविंग को अपने घर में ना रखते हुए हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो सेविंग रह जाएगी वो कहाँ पे काउंट हो जाएगी, बैंक एरिया में हो जाएगी। तो उसी तरह से कंपनी में रखो हम हमारी सेविंग को या फिर हम किसी बैंक में रखें, तो ये सब वहाँ पे उन कंपनियों का सेल्फ इन्वेस्टमेंट ना होते हुए, सेल्फ इनकम ना होते हुए, बैंक की सेल्फ इनकम ना होते हुए, वो सब पब्लिक की तरफ से डिपॉजिट किया हुआ है या पब्लिक की तरफ से सिक्योर करवाई हुई एक वैल्यू रहती है, एक फंड रहता है। तो यही अमाउंट जो रहती है वो पब्लिक सेक्टर या पब्लिक डिपॉजिट्स कहलाती है। मतलब पब्लिक डिपॉजिट वो कि जिसमें हम बैंक के और हमारे पास में हमारा खुद का पैसा नहीं, लेकिन बाहर की पब्लिक हमारी बैंक में आके उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, या उस बैंक हमारी बैंक में आके सामने वाला व्यक्ति अपना पैसा सिक्योर करवा रहा है, सेव करवा रहा है एफडी के बेसिस पर या किसी भी अदर सेविंग अकाउंट से, तो वो काउंट होता है पब्लिक डिपॉजिट में। अब पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग देखने के बाद में यहाँ पे इसके मेरिट्स, ईजी सोर्स, चीप सोर्स, लो इंटरेस्ट रेट, मतलब यहाँ पे सभी चीज़ों के हमारे पास में बेनिफिट ये होते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट अपना एक ईजी सोर्स रहता है, इसके ऊपर किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको इतना ही फंड अरेंज करना है। चीप सोर्सेस, सस्ता सुंदर होता है, इसमें इस तरह की सेविंग करने में हमें किसी तरह के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं पे करने होते हैं। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है वो भी बहुत मिनिमम होता है, लो अमाउंट पे होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार कम और ज़्यादा सेविंग किसी भी तरह के कर सकते हैं, हमारे पॉकेट के अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे इसमें सेविंग अकाउंट को डेवलप करवा सकते हैं। नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैनेजमेंट, मतलब इस तरह की डिपॉजिट्स में, पब्लिक डिपॉजिट में किसी अदर पर्सन का, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। मतलब ये ट्रांजैक्शन बैंक में और जो भी पर्सन है जिसका अकाउंट है उसके ही बीच में किया जाता है, मतलब जिसने पब्लिक डिपॉजिट करवाया है वो व्यक्ति और बैंक या कंपनी में ही ये ट्रांजैक्शन होता है। इनकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस तरह की जो डिपॉजिट्स रहती है ये इनकरेज करती है हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या सेविंग को बढ़ाने के लिए। तो ये सब थे इसके डिपॉजिट के, पब्लिक डिपॉजिट के मेरिट्स। अब हम लोग देख रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स क्या होता है, अनरिलायबल सोर्सेस, हर कोई व्यक्ति इस पर ईजिली ट्रस्ट नहीं कर सकता है, उसे हमेशा एक कंडीशन रहेगी कि मेरा पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा, तो अनरिलायबल रहता है, ट्रस्ट इस पे इजीली नहीं होता है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है शॉर्टर पीरियड, इसका जो पीरियड रहता है वो शॉर्ट टर्म होता है, मतलब हर 2-3 साल में, हर कुछ टाइम में यहाँ पे इसकी हमेशा जो कंडीशंस रहती है, जो रूल्स रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो इसका जो पीरियड रहता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहता है। डिफ़िकल्टी इन कलेक्शन, यहाँ पे व्यक्ति अगर अपना पैसा एक बार जमा कर दे और अगर 2 महीने 4 महीने और किसी कंडीशन से अपना पैसा नहीं डिपॉजिट कर पाया, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपॉजिट एरिया की हो जाती है, कंपनी की हो चाहे वो बैंक की हो, कि पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट क्यों नहीं कर रही है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल कंपनीज़, ये पब्लिक डिपॉजिट हर कंपनी के लिए सूटेबल नहीं होता है, ईजी नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने आज पब्लिक डिपॉजिट तक का पार्ट कवर करा है। यहाँ तक का पूरा वर्क आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और साथ ही साथ में आप लोगों को अपनी लर्निंग पर भी ध्यान देना है। जो स्टूडेंट्स अभी भी किसी कारण से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें।
थोड़ा सा अपनी स्टडी के लिए अवेयर रहें और यहाँ तक का वर्क सभी स्टूडेंट ने एनी हाउ कंप्लीट करना है और कॉपियाँ मुझे बतानी है कि यहाँ तक का अपना वर्क कंप्लीट हो चुका है।